गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम मलकीत सिंह है और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का हिस्ट्री के स्पेशल बैच में। तो हमने कल पढ़ा था कि दो डायनेस्टी कंप्लीट कर चुके हैं हम दिल्ली सल्तनत के अंदर। जो पहली थी गुलाम वंश, उसके बाद हमने पढ़ा था खिलजी वंश। गुलाम वंश का फाउंडर बताया था मैंने आपको कुतुबुद्दीन ऐबक हुए थे। खिलजी वंश का जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। आज हम थर्ड टॉपिक करेंगे जिसका नाम है तुगलक वंश। तो स्टार्ट करते हैं तुगलक वंश से। आज का टॉपिक रहेगा तुगलक वंश, जिसका टाइम पीरियड रहेगा 1320 से लेके 1414 तक। ठीक है ना। तो सबसे पहले जानेंगे इसका फाउंडर के बारे में। ठीक है ना। इसका संस्थापक कौन हुआ? इसका संस्थापक का नाम था गयासुद्दीन तुगलक। इसके फाउंडर कौन हुए हैं? गयासुद्दीन तुगलक, जिसका टाइम पीरियड रहेगा 1320 से लेके 1325 तक। ये 1320 में गद्दी पर बैठेगा और 1325 तक रहेगा। आपसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट वाज द रियल नेम, या इसका वास्तविक नाम क्या है गयासुद्दीन तुगलक का। तो इसको क्या बोला जाता है? गाजी मलिक। इसको क्या बोला जाता है? गाजी मलिक। इसका क्या है? ये वास्तविक नाम है किसका? गयासुद्दीन तुगलक का। उसके बाद क्या किया इसने? आते ही एक शहर बसाया, किस नाम से? तुगलकाबाद। इसने एक शहर की स्थापना की जिसका नाम क्या था? तुगलकाबाद, जो मतलब आउट है दिल्ली से। उसके बाद क्या किया इसने? सिंचाई के लिए नहरें बनवाई। सिंचाई के लिए इसने क्या करवाई? नहरें बनवाई। ठीक है ना। आपसे पूछा जाएगा कि भारत के इतिहास में सबसे पहले नहरें बनवाने वाला इकलौता शासक कौन हुआ है? तो वो कौन है? गयासुद्दीन तुगलक, जिसने सिंचाई के लिए सबसे पहले नहरों का निर्माण करवाया। उसके बाद देखो 1323 में कौन सा अभियान होता है? तेलंगाना। तो 1323 में क्या हुआ? तेलंगाना का अभियान पर भेजा किसको? अपने बेटे किसको? जोना खान को। इसका एक बेटा हुआ करता था जिसका नाम था जोना खान। इसने 1323 में तेलंगाना का अभियान पर किसको भेजा? जोना खान को। और वो क्या हुआ? इसका अभियान सक्सेसफुल हुआ। किसकी वजह से? जोना खान की वजह से। इसलिए इसने तेलंगाना का नाम बदल कर क्या रखवा दिया? सुल्तानपुर। ठीक है ना। जब इसने तुगलक डायनेस्टी के अंदर मिला लिया किसको? तेलंगाना को, तो इसका नाम बदल के क्या रख दिया? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर रख दिया। ठीक है ना। दोबारा समझते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं तुगलक वंश, जिसका टाइम पीरियड रहेगा 1320 से 1414 तक। सबसे पहले इसका फाउंडर कौन है? गयासुद्दीन तुगलक, जिसका टाइम पीरियड है 1320 से लेकर 1325 तक। उसका वास्तविक नाम क्या है? गाजी मलिक। उसने आते ही क्या बसाया? एक शहर बसाया जिसका नाम था तुगलकाबाद, जो दिल्ली से थोड़ा आउट है। उसके बाद क्या है? सिंचाई के लिए सबसे पहले नहरों का निर्माण किसने करवाया? गयासुद्दीन तुगलक ने या गाजी मलिक ने। उसके बाद 1323 में क्या किया? तेलंगाना का अभियान पर भेजा अपने बेटे जोना खान को। जब इसने तुगलक डायनेस्टी के अंदर किसको शामिल कर लिया? तेलंगाना को, तो उसका नाम बदल कर क्या रख दिया? सुल्तानपुर। उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग। इसका ही एक समकालीन हुआ करता था सूफी संत। इसका एक समकालीन हुआ करता था सूफी संत, जिसका नाम है हजरत निजामुद्दीन औलिया। जिस टाइम दिल्ली गद्दी पर कौन बैठा था? गयासुद्दीन तुगलक। उसी टाइम क्या था? एक सूफी संत था उस टाइम का फेमस, जिसका नाम था हजरत निजामुद्दीन औलिया।
जो गयासुद्दीन इसका सबसे बड़ा फैन हुआ करता था, इसीलिए इसको इसने टाइटल दिया था महबूब ए इलाही। महबूब ए इलाही की उपाधि देने वाला ही कौन हुआ है? हजरत निजामुद्दीन औलिया को गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है ना। देखो अभी तक तो इनके बीच में कोई भी मतलब खींचखींचाव नहीं था। पूरी दिल्ली की जनता भी पूरी डाई हार्ड फैन हुआ करती थी किसकी? गयासुद्दीन, इसकी हजरत निजामुद्दीन औलिया की। जो भी हजरत निजामुद्दीन औलिया जनता को कह देता, वो बिना कुछ सोचे समझे जनता उसकी मान लिया करती थी। देखो इनके बीच में भी तो कोई डाउट नहीं था। लेकिन बात क्या होती है, जब हमारे दिल्ली सल्तनत के अंदर खिलजी वंश चल रहा था, तो उस टाइम क्या किया था? हजरत निजामुद्दीन औलिया ने 5000 सिक्के लिए थे। किससे? उधारे खिलजी वंश से। लेकिन जब कौन सा वंश चला? तुगलक वंश। तो गयासुद्दीन तुगलक ने इससे वो वापस मांग लिए क्या? 5000 जो सिक्के कभी उधार लिए थे अलाउद्दीन खिलजी से उसने। तो क्या हुआ? हजरत निजामुद्दीन औलिया ने मना कर दिया वो सिक्के देने के लिए। इसी बात से गुस्सा हुआ कौन? गयासुद्दीन तुगलक की। उसके बाद इनकी आपस में क्या होगी? लड़ाई होगी। आपस में क्या करते थे? कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे एक दूसरे को नीचा दिखाने का। तो एक तो था क्या? दिल्ली का सुल्तान, एक था सूफी संत दिल्ली का मशहूर। लेकिन कोई भी अपने आप में एक भी कसर नहीं छोड़ते थे, मतलब एक दूसरे को नीचा दिखाने की, एक दूसरे के बदला लेने की ताक में रहते थे। उसके बाद क्या हुआ? 1325 में हुआ बुगारा खां का विद्रोह। रिवोल्ट हुआ बुगारा खां का। कहां पर? बंगाल के अंदर। एक रूलर था बंगाल में, बंगाल में रूलर था एक बुगारा खां नाम का। तो क्या कर रहा था? उसने बंगाल में विद्रोह कर दिया और खुद को क्या कर दिया? इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया कि मैं किसी भी दिल्ली सल्तनत या उसके सुल्तान से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। इसी विद्रोह को दबाने के लिए गयासुद्दीन तुगलक 1325 में कहा गया? बंगाल में गया इस विद्रोह को निरंतर करने के लिए। लेकिन जब वो बंगाल गया तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने क्या कर दी? भविष्यवाणी कर दी। कहां पर? दिल्ली पर, कि कभी भी वापस नहीं लौटेगा कौन? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है ना। जब इस बात का पता किसको लगा? बंगाल में गयासुद्दीन तुगलक को, तो उसने एक अपना दूत भेजा किसके पास? हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास, और उससे कहा कि जब तक मैं बंगाल से दिल्ली वापस आऊं तो आप क्या करो? दिल्ली छोड़कर बाहर निकल जाओ, वरना मैं क्या कर दूंगा? आपको मृत्यु दंड दे दूंगा। लेकिन हजरत निजामुद्दीन भी उसके दृढ़ विश्वास थे खुद पर, तो इन्होंने क्या किया? मेरी भविष्यवाणी आज से गलत नहीं, अभी तो दिल्ली बहुत दूर है, आप एक बार दिल्ली में एंट्री तो करके दिखाओ। लेकिन हुआ क्या? वो जब बंगाल से वापस लौट रहा था 1325 में, और रास्ते में जब दिल्ली के पास तुगलकाबाद में नोड़ा, तो वो तुगलकाबाद तक पहुंचा था। उधर ही क्या उसके आने की खुशी में तुगलकाबाद में एक समारोह किया जा रहा था। और जब वो समारोह में पहुंचा तो वो बहुत खुश हुआ अपना स्वागत देखकर। जब उधर क्या बनाया गया था? एक लकड़ी का महल बनाया गया था। जब वो लकड़ी के महल के अंदर एंटर होता है तो एकदम से क्या होता है? लकड़ी का महल नीचे गिर जाता है और उसकी 1325 में डेथ हो जाती है। किसकी? गयासुद्दीन तुगलक की। कहां पर? तुगलकाबाद में है। टॉम कहां है इसका? इसका मकबरा भी कहां है? तुगलकाबाद में है। ठीक है ना। मोस्टली ऐसा माना जाता है, कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि ये दोनों की चाल थी किसकी? हजरत निजामुद्दीन औलिया की और इसके बेटे जोना खान की। और उसके बाद नेक्स्ट रूलर कौन बनता है दिल्ली के अंदर? इसका बेटा जोना खान बनता है। अब हम पढ़ेंगे जोना खान के बारे में। ठीक है। हम बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक की, जिसको मेंटल सुल्तान भी कहा जाता है। नेक्स्ट रूलर बना मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली का ही नेक्स्ट सुल्तान बना कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। 1325 से लेके 1351 तक शासन करेगा। ठीक है ना। और इसको ही बोला जाता है पागल सुल्तान। पहले ये समझते हैं कि इसको पागल सुल्तान क्यों बोला जाता था। देखो इसको वैसे तो पागल ये तो नादभाई किसी पे पत्थर मार देता था, नहीं, अगर उस वाइज से नहीं बोला जाता था, लेकिन
इसको पागल सुल्तान इतिहासकारों ने इसलिए बोला क्योंकि ये सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ था। इसको अरबी फारसी भाषा मतलब जितने भी मैथमेटिक्स सभी सब्जेक्ट्स का ज्ञान होता था इसको। और अदरवाइज क्या था, जितना ज्यादा ये पढ़ा लिखा था उतनी ही अनपढ़ इसकी जनता थी। जो ये बोलता था जनता को नहीं समझ में आता था, और जो जनता बोलती थी इसको समझ में नहीं आता था। इसीलिए भारतीय इतिहासकारों ने इसे क्या किस चीज की उपाधि दी है, मेंटल सुल्तान। इसको ज्ञान था अरबी और भाषा, अरबी भाषा का और फारसी भाषा। अरबी और फारसी भाषा का बहुत तकड़ा विद्वान था ये, बहुत मोस्टली दोनों लैंग्वेज अच्छी तरह से आती थी। उसके बाद क्या हुआ, और आपसे पूछेंगे कि वो पहला कौन सा सुल्तान है जिसको मेंटल कहा जाता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक। इसके ही शासनकाल में एक यात्री आया था, कब, 1333 में। आप लोग जानते भी होंगे, जो कहां था, अफ्रीकी यात्री। इसके दरबार में अफ्रीकी यात्री आया था जिसका नाम था इब्न बतूता। आपसे पूछा जाएगा कि इब्न बतूता नाम का यात्री किसके शासनकाल के दौरान आया था और कहां से आया था, तो देखो वो कौन कहलाएगा, इब्न बतूता, जो कहां से आया था, अफ्रीकी यात्री था, जो कहां से, मोरक्को से आया था। कब आया था, 1333 में आया था। उसके बाद आपसे पूछेंगे इब्न बतूता द्वारा लिखी जाने वाली फेमस बुक का नाम, रहेला। तो इब्न बतूता ने सबसे पहले कौन सी बुक लिखी है, रहेला नाम की बुक लिखी है। और उसके अंदर उसने सबसे पहले क्या बताया, दिल्ली को बताया सबसे प्रसिद्ध शहर। अपने बुक में उसने सबसे फेमस शहर किसको बताया, दिल्ली को। उसके बाद उसने बताया है कि भारत के और मोरक्को के व्यापार के। उसके बाद उसने क्या बताया कि भारत के मोरक्को के साथ व्यापारिक संबंध कैसे थे। उसके बाद कुछ ऐसी कंडीशंस रखी है इसने, मतलब पांच एक्सपेरिमेंट किए अपने शासनकाल के दौरान। इसने मतलब 5 एक्सपेरिमेंट किए अपने शासनकाल, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसको मेंटल भी कहा जाता है, जो वो सिरे ही नहीं हुए जो इसने रूल बनाए थे। उसके बाद क्या हुआ, 5th अटैक होता है मंगोल का 5वां हमला। तो इसके ही शासनकाल में होता है मंगोलों का 5वां आक्रमण, और 4th अटैक माना जाएगा ये दिल्ली सल्तनत के ऊपर, ठीक है ना। मैंने आपको पहले ही पिछली वीडियो में बताया था कि मंगोल क्या थे, बार बार किसको लूट रहे थे, दिल्ली को लूट लिया करते थे बार बार, और उनकी आर्थिक हालत को खराब कर दिया करते थे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि भारत का वह कौन सा सुल्तान है जिसने सबसे पहले सती प्रथा को रोकने की कोशिश की। सिर्फ कोशिश की थी, रुका नहीं था, ट्राई करने वाला पहला ही शासक कौन हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक। अब पढ़ते हैं सती प्रथा के बारे में। सती प्रथा का मतलब क्या होता है, कब से स्टार्ट हुई, तो क्या था, हमारे इतिहास में गुप्त पीरियड चल रहा था उस टाइम, गुप्त काल का ही एक रूलर हुआ करता था जिसका नाम था रामगुप्त। उसके बाद उसका ही एक सेनापति हुआ करता था गोपराज। ठीक है ना। तो दोबारा जानते हैं सती प्रथा का मतलब क्या होता है। जब भी मतलब किसी भी औरत का पति मर जाता है तो क्या करती है, उसकी चिता में आप कूद के आत्मदाह कर लेते हैं, उसको क्या कहा जाता है, सती प्रथा। तो इसकी शुरुआत किस काल से हुई, गुप्त काल से हुई। तो सबसे पहले गुप्त काल जब चल रहा था उसका एक रूलर हुआ करता था जिसका नाम था रामगुप्त, और रामगुप्त का एक सेनापति हुआ करता था गोपराज। तो क्या हुआ, एक बार जब गोपराज एक
युद्ध के दौरान मारा गया, तो सबसे पहले गोपराज की ही पत्नी ने उस डिप्रेस होकर या दुखी होकर अपने ही पति की चिता में कूदकर क्या कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी। जो गोपराज की पहली पत्नी थी वो भारत की सबसे पहली सती कहलाई थी। उसके बाद क्या हुआ, इसकी पत्नी को देखते देखते ये क्या होगी, और भी औरतें कूदने लगी चिताने में, उसके साथ इसका क्या हो गया, सती प्रथा की शुरुआत, बिल्कुल प्रथा सी चल पड़ी इंडिया के अंदर। सती प्रथा की शुरुआत ऐसे हुई। और इस बात का पता हमें किससे लगता है, एक अभिलेख है, एरन अभिलेख। एक अभिलेख लिखा हुआ है, एरन अभिलेख, जिससे हमें पता लगता है कि जो गोपराज है उसकी ही पत्नी पहली सती थी। जो किसने लिखा था, कभी भानुगुप्त। ठीक है ना। हमने जाना कि गोपराज की जो पहली वाइफ थी वो क्या थी, पहली सती थी, इंडिया की। और इस बात का हमें पता कौन सा अभिलेख बताता है, एरन अभिलेख, जो कब किसने लिखा गया था, भानुगुप्त के द्वारा लगा था। भानुगुप्त के द्वारा पता लगता है हमें पहली सती के बारे में। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद इसको किसने रोकने का प्रयास किया। इसके बाद इसका ही चचेरा भाई कौन रोकेगा, फिरोज शाह तुगलक। हम लिख देते हैं सेकंड टाइम किसने कोशिश की, फिरोज शाह तुगलक। सेकंड टाइम सती प्रथा को किसने रोका, फिरोज शाह तुगलक ने। सिर्फ जस्ट ट्राई कर रहे थे। उसके बाद कौन रोकेगा इसको, अकबर, जो मुगल काल में पढ़ना है हमें। उसके बाद इसको कौन ट्राई करेगा, औरंगजेब। और इन सब कोशिशों के बावजूद क्या होगा, सती प्रथा बिल्कुल पूरी तरह से बैन कब होगी, 1829 में। जिसको कौन करेगा, भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल, जिसका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सबसे पहले शुरुआत किसने की सती प्रथा को रोकने की या उसको स्टे लगाने की, मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने, जो उसका चचेरा भाई था। उसके बाद मुगल काल में अकबर ने की। उसके बाद ही मुगल काल का एक और रूलर हुआ है औरंगजेब। उसके बाद पूरी तरह से 1829 में इसको बैन कर दिया गया। भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और इसकी मदद किसने की इसमें, राजा राम मोहन राय। जो भारत के समाज सुधारक हुआ करते थे, राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के ही कार्य में क्या हुई है, पूरी तरह से बैन कर दिया गया इसको, सती प्रथा को पूरी तरह से। और अगर आपसे पूछा जाए किस धर्म से रिलेटेड थी, तो हिंदू धर्म में इसका सबसे ज्यादा प्रसार हुआ था। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था जब जब मुसलमान हमला करते हैं हमारे इंडिया के अंदर, फिर क्या स्टार्ट हो गया था, उधर जोहर की प्रथा। फिर मैंने आपको बताया था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम, जब अलाउद्दीन खिलजी ने किस पर हमला किया था, रानी पद्मावती पर करता है। तो रानी पद्मावती अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या करती है, चित्तौड़गढ़ में जोहर करती है। जोहर का मतलब मैंने आपको बताया था कि सभी स्त्रियां आग में कूदकर क्या कर देती हैं, अपनी जान दे देती हैं। उसके बाद पढ़ते हैं हम इसके एक्सपेरिमेंट, इसने क्या क्या किए थे। ठीक है ना, जितने भी इतने एक्सपेरिमेंट किए थे वो सारे के सारे क्या हो गए थे, फेल हो गए थे। ठीक है ना, कुछ तो ये बेचारा पागल था, कुछ इसकी किस्मत भी खराब थी, जब ये गद्दे पर बैठा तो कुछ भी सही नहीं होगा। अगर आपसे पूछें कि मोहम्मद बिन कासिम के शासनकाल में टोटल कितने विद्रोह हुए हैं, 34। साउथ में कितने हुए, 27 हुए हैं, और नॉर्थ में कुल 7 हुए हैं। टोटल कितना बनता है 34। अगर आपसे पूछेगा ना सब भारत के शासन काल में ऐसा कौन सा सुल्तान है जिसके शासन काल में सबसे ज्यादा रिवोल्ट हुए हैं या विद्रोह हुए हैं, वो कौन कहलाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये क्या करता था, सबसे पहला ही इसने गलत काम किया है, मतलब आप सोचता था ये क्या था, सही था, लेकिन क्या हो जाता था, गलत। तो पहला इसने एक्सपेरिमेंट किया क्या, दिल्ली से देवगिरी।
तो दिल्ली से देवगिरी क्या कर लिया इसने, अपनी राजधानी को ट्रांसफर कर लिया। पहले दिल्ली थी, देवगिरी जहां पहुंचा 1200 किलोमीटर की दूरी पर। तो उसने सोचा कि उस टाइम क्या होता है, नॉर्थ में ज्यादा विद्रोह हो रहे थे, इसीलिए उसने सोचा कि मैं देवगिरी जाकर उनको कंट्रोल करूंगा। जब ये साउथ में गया तो नॉर्थ में विद्रोह होने लगे। इसकी क्या हुआ, 2 साल तक इसने क्या रखा, इस राजधानी को यहाँ रखा। 2 साल के बाद क्या हुआ, फिर इसको चेंज करके दोबारा दिल्ली पर ले आया, जब वो विद्रोह कंट्रोल ना हो गए। उसके बाद खुरासान का विद्रोह, खुरासान अभियान। अफगानिस्तान में ही एक जगह है खुरासान अभियान पर। जब ये जाना चाहता था, मतलब जनता को इसने क्या बोला, भाई हम खुरासान का अभियान करते हैं, तो जनता इसकी नहीं मानी कि हम लोग वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि जब खुरासान में क्या था, कोई भी रूलर रूल नहीं कर रहा था, अपने अपनी चला रहे थे सभी। इस मौके का फायदा उठाकर ये क्या सोचता था, भाई वहां पर लूटपाट करके अपनी आर्थिक हालत सुधार ली जाए। तो लेकिन उस टाइम क्या हुआ, क्या इसकी मतलब जो सैनिक थे वो मना करके कहां जाने से, खुरासान। इसीलिए इसने क्या किया, जनता को मनवाने के लिए एडवांस में क्या दे दिया, इनको वेतन दे दिया पूरे साल का। भाई आप वेतन ले लो, लेकिन मेरे साथ कहां पर चलो, खुरासान अभियान पर चलो। देखो पहली ही गलती क्या कर दी, अब किसी को एडवांस में पैसा दिया है तो वो वैसे भी काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। जब वो खुरासान पर गए तो क्या हुआ, रास्ते में बहुत सारे सैनिक गर्मी की वजह से ही मर गए। अब जब वो पहुंचे उससे पहले कुछ उज़्बेक शासक ने वहां पर हमला करके वहां पर क्या कर ली थी, लूट कर ली थी, जिसकी वजह से उधर जाने का कोई फिर बेनिफिट दिखाई नहीं दिया किसको, मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद क्या हुआ, उसने दुआब क्षेत्र में क्या कर दिया, उसने कर बढ़ा दिया। देखो आर्थिक नुकसान उसका क्यों हुआ, क्योंकि खुरासान अभियान के टाइम उसने क्या किया था, सबको अलग अलग तरह से वेतन दे दिया था पूरे साल का, जिसकी वजह से इसकी जो है करेंसी डाउन चली गई थी, इसका आर्थिक नुकसान हो गया था। इसी नुकसान को पूरा करने के लिए उसने दुआब क्षेत्र जो होता है बहुत सारा उपजाऊ होता है, इसीलिए उसमें क्या कर दिया, उसने टैक्स बढ़ा दिया। दुआब क्षेत्र में टैक्स बढ़ा दिया, भाई हम डबल टैक्स लेंगे जनता से। उस जिस साल इसने टैक्स बढ़ाया था, इतनी बदकिस्मत का था बंदा ही, जिस साल इसने टैक्स बढ़ाया उस साल ही क्या हो गया, बिल्कुल ही बुरी तरह से सूखा पड़ गया, और जितनी पहले होती थी फसल उससे भी कम चली गई, जिसकी वजह से इसको और भी ज्यादा नुकसान हो गया। उसके बाद देखो इसमें पहले क्या टंका चला करता था, कहां पर, दिल्ली में। हमने पढ़ा था इल्तुतमिश ने ही चलाया चांदी का टंका और तांबे का जीतल। इसी ने मतलब जब चला इल्तुतमिश का शासन था, उसी टाइम क्या चलता होता था, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। तो इसी ने मतलब अपनी करेंसी को बढ़ाने के लिए, कुछ भी मतलब अलग करने के लिए क्या हुआ, क्योंकि चांदी बहुत कम पड़ गई थी या ज्यादा महंगी हो गई थी, इसीलिए इसने टंका को बैन कर क्या चलवा दिया, तांबे का जीतल चलवा दिया, मतलब कांस्य के सिक्के स्टार्ट करवा दिए चलाने। तो क्या होता था, हम नॉर्मल देखते हैं सभी के घरों में कांसों के बर्तन पाए जाते हैं, तो लोगों ने क्या किया, घर पर ही पैसे बनाने स्टार्ट कर दिए थे। उसके बाद इसकी वजह से क्या हुआ, इसको और भी भारी नुकसान हुआ, इसका खजाना था बिल्कुल ही खाली हो गया। उसके बाद हुआ कराची अभियान। उसके बाद इसने कराची अभियान के लिए जनता को तैयार किया, क्योंकि जनता को इसने एडवांस में पैसा दे रखा था, उनसे काम तो करवाना ही था, नॉर्मल बात है तो। लेकिन जब उसने जनता को कराची अभियान पर जाने के लिए बोला तो जनता को तैयार कर उधर भेज दिया। लेकिन उस टाइम क्या था, कराची में बहुत सारी बर्फबारी हो रही थी, पूरी ठंड पड़ रही थी, इसीलिए जनता के आधी तो सैनिक वहीं पर मर गए, जिसकी वजह से इसका कराची अभियान भी क्या हो गया, पूरी तरह से असफल हो गया, ठीक है ना। जिसकी वजह से ये क्या हो गया, इसकी पूरी तरह से जो राजनीतिक या भारी नुकसान हुआ उसका। अब उसके बाद क्या हुआ, 1351 में सिंध का इलाका था एक, ठट्टा नाम का इलाका सिंध पर पड़ता था। उस टाइम क्या था, ठट्टा में एक विद्रोह हुआ था, जिसको दबाने के लिए कौन गया था, मोहम्मद बिन तुगलक गया उधर। उसके बाद क्या हुआ, उस युद्ध के दौरान उसको क्या हो गया, बीमार हो गया वो।
उस युद्ध के दौरान क्या होगा, वो बीमार हो गया पूरी तरह से, और मरने से कुछ देर पहले उसने क्या किया, अपने चचेरे भाई को क्या बना दिया, दिल्ली का नेक्स्ट रूलर, जो किस नाम से बनेगा, फिरोज शाह तुगलक के नाम से। और 1351 में इसकी क्या होगी, मृत्यु होगी। इस विद्रोह के दौरान, ठट्टा विद्रोह जो सिंध का इलाका है उसके दौरान क्या होगी, इसकी मृत्यु होगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट फिरोज शाह तुगलक, जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। ये वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, भाग 1 आएगा तुगलक वंश का। अब 2 रूलर इस भाग में कंप्लीट होंगे, 2 बनाएंगे हम नेक्स्ट में, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी, तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।